सर कहिएगा कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी जिसने सपोर्ट किया साकिब निसार के इस नैरेटिव को और इसको कि हमने डैम बनाना है, और फंडिंग बहुत बड़ी तादाद में। अब चूंकि बात ये की जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर अस्पताल के फंड्स थे तो वो पीटीआई के अकाउंट में कैसे गए, और ये फैसला आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनको भी मंजर आम पर लेकर आया जाए, वो भी मरकजी किरदार है इस सारे सिनेरियो में। साकिब निसार की अगर बात की जाए, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? फॉरेन फंडिंग एक डिफरेंट केस है और साकिब निसार का डिफरेंट केस है। फॉरेन फंडिंग क्योंकि फॉरेन फंडिंग के कई ऐसे सियासी जमातें हैं या इदारे होंगे जिन्होंने फॉरेन फंडिंग में गए होंगे या फंडिंग में गए होंगे, चाहे वो लोकल कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लोकल डोनेशन हो या फॉरेन फंडिंग। इसमें इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग जो पीटीआई को हुई है, उसमें इमरान खान का जो स्टैंड है टेक्निकली वो स्टैंड वीक है, बहुत ही वीक है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 31 करोड़ और 14 बैंक अकाउंट्स वो मिसिंग है। 14 बैंक अकाउंट्स भी स्क्रूटनी कमेटी की एक गलती है, हालांकि 22 बैंक अकाउंट्स हैं जो मिसिंग है। अब वो 14 और 31 करोड़ का जो मिसिंग है, उसके बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी पॉल साइमन की, वहां से मैंने एक पॉइंट वहां से मुझे मिला जो कि स्क्रूटनी कमेटी में कहीं नहीं था। ये फाइनेंशियल टाइम्स पॉल साइमन की रिपोर्ट में था कि इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग हुई है वो उसमें $2 मिलियन, यानी कि उस वक्त 2013 में $2 मिलियन 20 करोड़ का बनता था, जो शेख नायान बिन यूसुफ अल नहयान ने दिए थे। और वो आरिफ नकवी साहब की कंपनी में गए थे, बुटन क्रिकेट लिमिटेड को गए थे। वो फॉरेन फंडिंग के पैसे वो इमरान खान साहब की पीटीआई में आए थे। अब उसमें मैंने उस पॉइंट के ऊपर एक शो भी किया था कि जो लाहौर में फिरोजपुर सेंटर में मुबारक सेंटर बन गया, इस मुबारक सेंटर का 500 फुट बुलंदी का जो एनओसी था वो सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा कि ताबन प्राइवेट लिमिटेड जो कि अबू धाबी ग्रुप का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मालकान में शेख नायान भी आते हैं जिन्होंने 30 करोड़ की फंडिंग की थी पीटीआई की फॉरेन फंडिंग। तो उस वजह से वॉल्टन एयरपोर्ट को उसकी जगह से रिमूव कर दिया, शहर से बाहर भेज दिया गया। तो अब इमरान खान को जो मेहरबानी 2013 में शेख नायान ने दी थी 20 करोड़ की शक्ल में फॉरेन फंडिंग, उसका जवाब 7 साल बाद नवंबर 2020 में इमरान खान साहब ने वॉल्टन एयरपोर्ट को उसकी जगह से रिमूव करके, क्योंकि वॉल्टन एयरपोर्ट की वजह से मुबारक सेंटर का 500 फुट की बुलंदी का एनओसी कैंसिल हुआ था। तो ये जब आप जाती तौर पर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आपको जाती तौर पर फेवर हुई है, बाहर से फेवर हुई है, और जाती तौर पर आप इसका जवाब नहीं करके दे रहे बल्कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में दे रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में वो वॉल्टन एयरपोर्ट को रिमूव कर सकते थे ना, वो सियासी जमात की सरकार के तौर पर रिमूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो $2 मिलियन की मुझे फॉरेन फंडिंग शेख नायार ने दी थी, मेरे पास से बेहतरीन मौका है कि मैं उसका बदला चुका दूं। लेकिन बदला उन्होंने इतना चुकाया कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 2020 में, ये मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जुबान बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है कि इमरान खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, जिसमें ये की बात की थी कि ये मुबारक सेंटर का 500 फुट की बुलंदी का एनओसी क्यों कैंसिल किया गया। जब उनको बताया गया कि वॉल्टन एयरपोर्ट की वजह से मुबारक सेंटर का बुलंदी का एनओसी कैंसिल किया गया, तो उन्होंने रिमूव की वॉल्टन एयरपोर्ट से शहर के दूसरे हिस्से में दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट में कमर्शियल सेंटर बना दिया गया। अब कमर्शियल सेंटर बनाना था, वॉल्टन एयरपोर्ट को रिमूव करना था, तो उसकी और वजूहत होनी चाहिए। बजाय इसके कि जो आपको फॉरेन फंडिंग करते रहे, फॉरनर है शेख नायान, पाकिस्तानी नहीं है, वो अबू धाबी का जो हुक्मरान शाही खानदान है उसके मेंबर है, वो अबू धाबी के वजीर टॉलरेंस है, को एग्जिस्टेंस है, वो अबू धाबी ग्रुप के मालकान में आते हैं। और मुबारक सेंटर जो बन रहा है वो ताबन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। ताबन प्राइवेट लिमिटेड अबू धाबी ग्रुप का एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आप फॉरेन फंडिंग और इस तरह से जाकर जब आप एहसानात और नेकी का बदला इस तरह से चुकाते रहेंगे तो फिर आम बंदे का क्या कसूर है। कोई जो फंडिंग हुई है इमरान खान साहब को अमरीका से हुई है, तो अमरीका के 5000 बंदे हैं जो 34 करोड़ का जो फंडिंग की है वो $50,000 को दे रहा है, जो $100 दे रहा है, जो $200 दे रहा है, $300 दे रहा है। अब उन बेचारों ने तो एनओसी नहीं देना, उन्होंने कोई परमिट भी नहीं देना, उन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं देना, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ पेपर भी नहीं देना। उन बेचारों को कह सकते हैं वो फॉरेन फंडिंग बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये शेख नायान अगर फॉरेन फंडिंग करता है तो उसके तो बिलियन का यहाँ पर
स्टेक पर हैं, अबू धाबी ग्रुप के बिलियन बिलियन यहाँ पे स्टेक पर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप उनको ग्लाइड करते हैं इस तरीके से ग्लाइड करते हैं कि वो फॉरेन फंडिंग करके उन्होंने ग्लाइड किया था, अब हम इसका फेवर देकर हुकूमत में रहते हुए फेवर देकर हम उसका बदला चुका सकते हैं। तो ये जो बात है अगर उस पर जाएगी, लेकिन इस एक वक्त में जब जावेद लतीफ भारत जो साबका चीफ जस्टिस है साकिब निसार की बात करते हैं, तो जरा इनको सोचना चाहिए कि अदालतें हों, फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ये एक एक ऐसे वक्त आता है जब ये किसी की तरफ इनका टिल्ट हो जाता है जी। और जब किसी एक साथी जमात की तरफ इनका टिल्ट होता है तो दूसरी साथी जमात को तकलीफ होती है। अब जावेद लतीफ साहब अगर कोई ऐसी बात करना चाहते हैं तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में बात करें। एक शख्स जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहा क्योंकि उनकी वजह से ये मुस्लिम लीग में उनको काफी तकलीफ हुई थी और पीटीआई मजे कर रही थी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि परसों भी आपने तकरीर सुनी होगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, और परवेज इलाही साहब ने भी उसमें जब तकरीर की तो उनका कहना यह था कि फौज और इमरान खान के मामला सेटल हो गए। और खान साहब की जब तकरीर हमने सुनी तो उमूमन हम देखते हैं कि वो जब हुकूमत में आ जाते हैं और हुकूमत में रहने के बाद जब आपकी रुखसती होती है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट फौज की वजह से होती है, फिर आप इसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। या तो आप तैयार कर लें कि जब हमने आना है तो हमने अपने वोट बैंक के जरिए आना है जी। हमने ना फौज के जरिए आना ना एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आना। या तो ये तय कर देना, ये आज भी दोनों जमातें चाहे पीटीआई हो, इमरान खान हो या नून लीग हो, ये दोनों एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट में फौज से पाँव पड़े हुए हैं। एक अपना तरीका होता है, अपने तरीके से वो पाँव पड़े हुए हैं। नून लीग अपने तरीके से पाँव पड़ी हुई है फौज और एस्टेब्लिशमेंट के, पीटीआई अपने तरीके से। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। अब्दुल सत्तार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोट से बड़ी पावर नहीं हो सकती। उसी पे डिपेक्शन आ जाती है कि किस तरह से कौन सी आवाम जो है वो किस तरह की टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरह की सियासी जमात के साथ है। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी जी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने देखा कि परसों का जो जलसा है आपने भी देखा होगा, पूरे पाकिस्तानियों ने देखा, उसमें एक चीज़ ये थी कि परवेज इलाही साहब ने जब तकरीर की तो उनका कहना ही था कि फ़ौज और इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो सेट हो गए हैं। उसके बाद हम खान साहब की तकरीर देखी, उमूमन वो न्यूट्रल्स बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते, लेकिन उसमें वो अल्फाज का चुनाव नहीं था। और कल जो इंटरव्यू हुई उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज नहीं किया। आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज गिल की वजह से वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, या ऊपर से कोई पैगाम मिला है कि आप हाथ होला रखें जिस तरह वो न्यूट्रल पे तनकीद किया करते थे? सत्तार साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, हरमीत का सवाल दरअसल ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें इमरान खान की स्पीचेस को, जो भी वो माजी में करते रहे हैं, हमेशा उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया डायरेक्टली इदारों को, जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन रिसेंट हमने देखा कि वो जो उनकी स्पीच थी शहबाज गिल के इस वाक़े के बाद, उन्होंने उस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए, न्यूट्रल का वर्ड यूज़ नहीं किया। और उससे पहले अगर हम परवेज़ इलाही की स्पीच को देखें तो उन्होंने भी उसमें कहा कि नहीं, मामला काफ़ी हद तक हो गए हैं, ठीक हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के। और उसके बाद जब उनकी स्पीच और रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी देखें तो उसमें जो जो डिपिक्शंस आ रही है उसमें आपको क्या लगता है कि वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है कि उनको कोई खबर मिली है या उनको कोई पैगाम मिला है कि हाथ होला रखना चाहिए? लेकिन बात फिर वहीं पर आगे ठहर जाती है। मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, पीटीआई और पीएमएल नवाज, ये दो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की, और दोनों बड़ी जमातें वो न्यूट्रल के पीछे पड़ी हैं। भाई न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं होना, एक बात समझ नहीं आ रही। इनको भी पता कि न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं होना, ये बात तय है। ये एक तासुर देना कि न्यूट्रल हो गए, ये सिर्फ तासुर होता है। अच्छा। ये वक्ती तौर पर न्यूट्रल का एक तरह से खास तरह से, जिसको आप कहते हैं ना कि न्यूट्रल नहीं रहा। अच्छा। ये ऐसी बात नहीं, वो इस न्यूट्रल होने में भी अपना काम जो होता है वो कर रहे होते। दोनों का झुकाव की तरफ क्यों है? अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो दोनों फिर उसका रोना भी रो रहे हैं। इमरान खान साहब भी रो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून अपने तरीके से रो रही है। वो न्यूट्रल नहीं हुई, आपको बात समझ जानी चाहिए कि न्यूट्रल नहीं हुआ। अगर न्यूट्रल हो चुका था तो दोनों जमातें क्यों उनका रेफरेंस दे रही है? वो सीधा जो जमात होती है, सियासी जमात होती है, वो आवाम की तरफ देखती है, आवाम की तरफ देखती है, फिर उस तरीके से बात करती है। फैसला उस बुनियाद पर होता है। फैसला इस बुनियाद पर नहीं होता कि फौज आपसे खुश है कि नहीं खुश, एस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश है कि नहीं खुश, न्यूट्रल आपसे खुश है कि नहीं खुश। ये दोनों तो उनको खुश करने के चक्कर में पड़े होते हैं और उसके पीछे फिर आवाम भी लग जाती है। आवाम का भी ये सोचता है, तैयार बन गया है कि वो भी यही उम्मीद कर रहे होते कि यार न्यूट्रल को हमारे साथ होना चाहिए। दूसरे कहते हैं न्यूट्रल को हमारे साथ होना चाहिए। अब ये कैसा न्यूट्रल है कि दोनों
से अपने साजिश को मिलाना चाहते हैं। न्यूट्रल आप बिल्कुल क्यों कहते हैं? ठीक है अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू सो मच। आपकी पोजीशन को कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि उनका कहना यही था कि न्यूट्रल नहीं हो सकते, इस बहस और मुबाहिसे से निकल आएँ और इस चीज़ को एडमिट कर लें, तो मेरे ख्याल से पार्टीज़ के लिए भी और हमारे लिए भी ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है।